नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। भारत पर ब्रिटिश कब्जा। ये कहानी हम सब ने सुनी है, पर इसके पीछे का कैसे और क्यों, वो आज भी एक बड़ी पहेली है। क्या ये महज एक हादसा था, जैसा कुछ लोग कहते हैं, या एक सदी लंबी सोची समझी शतरंज की बाजी? बिल्कुल, और ये सवाल ही इस पूरी कहानी का केंद्र है। हमारे पास जो स्रोत है वे इस पर गहरा ऐतिहासिक विश्लेषण करते हैं, तो आज हम इसी बड़ी बहस की तह तक जाएंगे। हमारी कोशिश ये समझने की है कि आखिर वो कौन सी वजहें थीं जिनकी बिना पर मुट्ठी पर अंग्रेज व्यापारी इतने बड़े उपमहाद्वीप पर हावी हो गए। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ तोपों और तलवारों की नहीं है। ये सोच की, सिस्टम की और साइकोलॉजी की भी कहानी है। हम देखेंगे कि कैसे मुनाफे के लिए आई एक कंपनी देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन गई, और इस प्रक्रिया में उसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। ठीक है, तो चलिए इस बड़ी पहेली के पहले टुकड़े से शुरू करते हैं। सबसे दिलचस्प और बुनियादी सवाल यही है, क्या भारत को गुलाम बनाने का कोई मास्टर प्लान था? इस पर दो बिल्कुल अलग अलग विचार हैं। एक तरफ है इतिहासकार जॉन सीली, जिनकी एक बात बहुत मशहूर है, A fit of absent-mindedness। हाँ, कि अंग्रेजों ने भारत को अनजाने में या बिना सोचे समझे जीत लिया। उनका तर्क है कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो बस व्यापार करने आई थी, वो लड़ाई झगड़े में पैसा और वक्त बर्बाद करना ही नहीं चाहती थी। उन्हें तो यहाँ के राजाओं की आपसी लड़ाइयों ने खींच लिया। और दूसरा खेमा ठीक इसका उल्टा कहता है। उनका मानना है कि अंग्रेजों का असली इरादा वो हमेशा से ही साम्राज्य बनाने का था। उनकी शांति और व्यापार की बातें तो बस एक मुखौटा थीं, एक प्रोपेगेंडा, ताकि कोई उनके असली इरादों को भांप ना सके। बिल्कुल, कि वो शुरू से ही मौके की तलाश में थे। में हुई घटना और दूसरी तरफ गहरी साजिश, ये तो जमीन आसमान का फर्क है। सच इन दोनों में से किसके ज्यादा करीब है? इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि शायद दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह पर अधूरे हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसे साजिश या हादसा, इन दो खांचों में फिट करना शायद जल्दबाजी होगी। अच्छा, हाँ, सच्चाई इन दोनों के बीच के धुंधले में कहीं छिपी है। मतलब इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, शुरू में, यानी आप मान लीजिए 17वीं और 18वीं सदी की शुरुआत में, कंपनी का मुख्य मकसद पैसा कमाना ही था। व्यापार? हाँ, व्यापार। उनका कोई इरादा नहीं था कि वो दिल्ली पर राज करें। लेकिन भारत की राजनीतिक हालत उस वक्त बहुत अस्थिर थी। मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था। बिल्कुल, और हर तरफ छोटे छोटे शासक अपनी ताकत बढ़ाने में लगे थे। ऐसे में कंपनी को अपने गोदामों और वो व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा की चिंता हुई। तो उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए कुछ इलाके हासिल करने शुरू कर दिए। ठीक, एक तरह से ये आत्मरक्षा में उठाया गया कदम था, जो बाद में कुछ और ही बन गया। सही। उन्हें जल्द ही ये समझ आ गया कि यहाँ के शासक तो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। उन्होंने एक राजा को दूसरे के खिलाफ भड़काना और मदद करना शुरू कर दिया। वही फूट डालो राज करो वाली नीति। हाँ, लेकिन क्या ये शुरू से ही एक सोची समझी नीति थी, या उन्होंने मौके पर इसे सीखा? ये कहना मुश्किल है। शायद शुरू में ये बस हालात से बचने का एक तरीका था। और जब उन्होंने देखा कि ये कितना कारगर है, तो ये उनकी सोची समझी रणनीति बन गई। बिल्कुल। तो जब जॉन सीली कहते हैं कि ये अनजाने में हुआ, तो उनका मतलब ये नहीं था कि ये पूरी तरह से एक दुर्घटना थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे बहुत अच्छी तरह से साफ करते हैं। उनका मतलब था कि लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत को जीतने की कोई एक सुसंगत नीति, कोई एक मास्टर प्लान नहीं था। अच्छा, बल्कि ये भारत में मौजूद कंपनी के अधिकारियों द्वारा अपने व्यापार और फायदे के लिए लिए गए छोटे छोटे स्वार्थी फैसलों का नतीजा था, जो जुड़ते जुड़ते एक पूरे साम्राज्य में बदल गए। हाँ, एक तरह का स्नोबॉल इफेक्ट था। ये तो बहुत दिलचस्प है। अगर ये एक लंबी और धीमी प्रक्रिया थी, तो इतिहासकार इसकी शुरुआत कहाँ से मानते हैं? इतनी बड़ी घटना की कोई एक स्टार्टिंग डेट तो होगी। यही तो मुश्किल है। इस पर भी इतिहासकारों में मतभेद है, क्योंकि कोई एक दिन ऐसा नहीं था जब अंग्रेजों ने कहा हो, चलो आज से भारत को जीतना शुरू करते हैं। कुछ लोग इसकी शुरुआत 1740 से मानते हैं, जब भारत की जमीन पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच अपनी धाक जमाने की जंग शुरू हुई। और कुछ लोग 1757 का जिक्र करते हैं, जब प्लासी की लड़ाई हुई। उसे तो अक्सर एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। बिल्कुल, प्लासी एक बहुत बड़ा मोड़ था, क्योंकि वहां से कंपनी को बंगाल जैसा अमीर सूबा हाथ लग गया। लेकिन कुछ का मानना है कि असली शुरुआत 1761 में हुई।
पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद। हाँ, जब पानीपत की लड़ाई में मराठों की जबरदस्त हार हुई, उस हार ने मैदान में खालीपन पैदा कर दिया, जिसे भरने के लिए अंग्रेज आगे बढ़े। तो मतलब कोई एक तारीख चुनना सही नहीं होगा। सही कहा। ये पूरा बदलाव लगभग 80 साल तक चला। लेकिन इस प्रक्रिया को कुछ लोगों ने तो तेज किया होगा। हाँ, और यहीं पे कुछ गवर्नर जनरल का किरदार सामने आता है, जैसे लॉर्ड वेलेस्ली, जो 1798 में भारत आए। इनके आने के बाद कहते हैं कि अनजाने वाली बात खत्म हो गई। हाँ, बिल्कुल। वेलेस्ली का इरादा बिल्कुल साफ था, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित करना। उन्होंने सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस नाम का एक हथियार इस्तेमाल किया। सहायक संधि, ये सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, जैसे कोई मदद करने वाली संधि हो। नाम तो यही था, पर यह असल में एक तरह का मीठा जहर था। मीठा जहर? हाँ, समझिए कि ये एक प्रोटेक्शन रैकेट जैसा था। अंग्रेज भारतीय शासकों से कहते थे, बाहरी हमलों से आपकी सुरक्षा हम करेंगे। अच्छा। बस आप अपनी सेना भंग कर दीजिए और हमारी सेना का खर्च उठाइए। और एक शर्त और थी, है ना? हाँ, कि आप किसी और यूरोपीय शक्ति से या अपने पड़ोसियों से हमसे पूछे बिना कोई संबंध नहीं रखेंगे। मतलब ये तो अपनी आजादी को किश्तों में बेचने जैसा था। और शासकों को इसका एहसास बहुत देर से हुआ। और फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स का भी जिक्र है, जिन्होंने तो खुलकर कह दिया था कि भारत को एक जीते हुए देश की तरह मानना चाहिए। बिल्कुल। हेस्टिंग्स ने मानसिकता में एक बड़ा बदलाव लाया। अब बात व्यापार की सुरक्षा की नहीं थी, अब लक्ष्य था पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा। तो जो चीज व्यापार के रक्षा के लिए शुरू हुई थी, वो अब खुले तौर पर एक विजय अभियान बन चुकी थी। सही। तो हमने देखा कि अंग्रेजों का इरादा धीरे धीरे कैसे बदला। लेकिन असली सवाल तो ये है, एक व्यापार करने आई कंपनी में इतनी ताकत आई कहां से कि वो एक पूरे उपमहाद्वीप को झुका दे? क्या ये सिर्फ चालाकी थी या उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट सॉस था जो भारतीय शासकों के पास नहीं था? स्रोत इसके कई कारण बताते हैं। और पहला और सबसे साफ कारण है बेहतर हथियार और रणनीति। ब्रिटिश बंदूकें, जिन्हें मस्केट कहा जाता था, और उनकी तोपें, ये भारतीय हथियारों के मुकाबले ज्यादा तेजी से फायर करती थीं। हाँ, और उनकी मारक क्षमता मतलब रेंज वो भी ज्यादा थी। युद्ध के मैदान में तो ये एक बहुत बड़ी बढ़त थी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, भारतीय शासक ऐसा नहीं था कि इस बात को समझते नहीं थे। अच्छा। उन्होंने यूरोप से हथियार खरीदे, अपनी सेनाओं को यूरोपीय तरीकों से ट्रेनिंग देने के लिए विदेशी अफसर भी रखे। लेकिन स्रोत कहता है कि उनमें मौलिकता की कमी थी और वे केवल नकलची बनकर रह गए। केवल नकलची, ये बहुत बड़ा आरोप है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या उनके पास संसाधन नहीं थे या सोच की कमी थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बात सिर्फ बंदूक खरीदने की नहीं थी। यूरोप में उस वक्त जो वैज्ञानिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति हो रही थी, उसकी वजह से हथियार लगातार बेहतर हो रहे थे। उनके पास सिर्फ बंदूक नहीं थी, बल्कि बंदूक बनाने और उसे लगातार सुधारने का पूरा एक इकोसिस्टम था। और भारतीय शासक सिर्फ अंतिम प्रोडक्ट खरीद रहे थे। हाँ, उसके पीछे के विज्ञान और तकनीक को नहीं अपना रहे थे, इसलिए वे हमेशा एक कदम पीछे ही रहे। ठीक है, तो एक कारण हुआ टेक्नोलॉजी, लेकिन क्या सिर्फ बेहतर बंदूकें ही पूरे देश को जिता सकती हैं? ये कुछ ज्यादा ही आसान नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर दूसरा और शायद टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कारण आता है। वो क्या था? सैन्य अनुशासन और नियमित वेतन। नियमित वेतन, ये इतना जरूरी था? ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, पर इसने जमीन पर बहुत बड़ा फर्क पैदा किया। अंग्रेज अपने सैनिकों को, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय सिपाही भी थे, हर महीने तय तारीख पर वेतन देते थे। और अनुशासन तोड़ने पर सख्त सजा मिलती थी। इससे सेना में एक वफादारी और एक प्रोफेशनल रवैया बना। और भारतीय सेनाओं में इसका ठीक उल्टा था। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो भारतीय राजाओं की सेनाएं अक्सर सामंती ढांचे पर बनी थीं। सैनिकों की वफादारी राजा से ज्यादा अपने स्थानीय सरदार के प्रति होती थी। और वेतन? सबसे बड़ी बात, राजाओं के पास अक्सर अपने सैनिकों को नियमित रूप से वेतन देने के लिए नकद पैसा नहीं होता था। स्रोत में साफ लिखा है कि मराठों को तो अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए आसपास के इलाकों में लूटपाट करनी पड़ती थी। तो एक सेना जो लूटपाट पर निर्भर है। हाँ, आप ही सोचिए, वो एक पेशेवर नियमित वेतन पाने वाली सेना का मुकाबला कैसे कर सकती है? सही बात है। भारतीय सेनाओं में भाड़े के सैनिक होते थे जो वेतन न मिलने पर आसानी से पाला बदल सकते थे। ये अनुशासन वाली बात बहुत दिलचस्प है। अगर उनकी सेना इतनी संगठित थी, तो क्या ये संगठन उनके बाकी कामकाज में भी दिखता था? मतलब उनके सरकारी अफसरों और प्रशासकों में?
आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यह अनुशासन सिर्फ सेना तक सीमित नहीं था। अंग्रेजों का नागरिक प्रशासन भी भारतीय व्यवस्था से कहीं ज्यादा कुशल था। अंग्रेज अधिकारी योग्यता, विश्वसनीयता और कौशल के आधार पर चुने जाते थे। उनकी भर्ती और तरक्की का एक सिस्टम था। जबकि भारतीय दरबारों में नियुक्ति जाति, परिवार या व्यक्तिगत संबंधों पर होती थी। बिल्कुल। इससे एक ऐसा सिस्टम बना जो भ्रष्ट और अक्षम था। राजा का रिश्तेदार होना काबिलियत की गारंटी नहीं है ना? वहीं ब्रिटिश सिस्टम भले ही नस्लभेदी था, लेकिन अपने अंदर वो योग्यता को प्राथमिकता देता था। तो असल में ये सिर्फ दो सेनाओं की नहीं, बल्कि दो अलग अलग प्रशासनिक सिस्टम की भी टक्कर थी। बिल्कुल। और फिर नेतृत्व का सवाल आता है। किसी भी जंग में लीडरशिप बहुत मायने रखती है। बेशक। स्रोत बताते हैं कि अंग्रेजों के पास रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे असाधारण नेता तो थे ही, लेकिन उनकी असली ताकत थी उनके दूसरे दर्जे के नेताओं की लंबी सूची। मतलब सेकेंड लाइन लीडरशिप। हाँ, सर आयरकूट, लॉर्ड लेक जैसे कई कमांडर थे जो मैदान पर योजनाओं को ब्रिलियंटली अंजाम दे सकते थे। उनके पास लीडरशिप में एक गहराई थी। तो मतलब भारतीय पक्ष में अगर एक बड़ा लीडर गिर जाता तो पूरा खेल खत्म, कोई प्लान बी नहीं था। ज्यादातर मामलों में यही होता था। भारतीय पक्ष में हैदर अली, टीपू सुल्तान, माधोराव सिंधिया जैसे कई शानदार और बहादुर व्यक्तिगत नेता थे। लेकिन उनके नीचे प्रशिक्षित कमांडरों की एक पूरी टीम नहीं थी। एक प्रतिभाशाली जनरल के हटते ही पूरी सेना बिखर सकती थी। और शायद इन सबसे बड़ी कमजोरी थी एकता की कमी। हाँ, ये तो हम हमेशा से सुनते आए हैं। और ये इस कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। भारतीय शासक जितना अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, उससे कहीं ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे। मराठों ने मैसूर के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया, निजाम ने मराठों के खिलाफ, और सबने बारी बारी से अपने पड़ोसियों को कमजोर करने के लिए एक बाहरी ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि अगला निशाना वे खुद हो सकते हैं। कभी नहीं। और इन सब के पीछे पैसों का भी तो बड़ा हाथ रहा होगा। युद्ध लड़ने के लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा। यहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक मॉडल उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। बंगाल जैसे अमीर प्रांतों पर कब्जे के बाद उनके पास टैक्स के रूप में भारी आमदनी होने लगी। मतलब वे भारत के पैसे से ही भारत को जीत रहे थे। बिल्कुल। और उनके पास सिर्फ कंपनी का ही पैसा नहीं था। जरूरत पड़ने पर वे ब्रिटेन के विशाल वैश्विक संसाधनों और दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना का भी इस्तेमाल कर सकते थे। वे यूरोप से सैनिक और संसाधन ला सकते थे, जो भारतीय शासकों के लिए नामुमकिन था। इस पूरी प्रक्रिया की एक स्याह हकीकत भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्रोत में साफ उल्लेख है कि इस विजय में लाखों स्थानीय लोगों का कत्लेआम हुआ और पढ़े लिखे भारतीयों को भी शासक ब्रिटिश जाति से हीन माना जाता था। ये सिर्फ एक राजनीतिक कब्जा नहीं था, बल्कि एक नस्लीय श्रेष्ठता पर आधारित व्यवस्था की स्थापना भी थी। बिल्कुल। ये सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, ये एक तरह से पूरे समाज को मनोवैज्ञानिक तौर पर तोड़ने की कोशिश भी थी। और ये हमें आखिरी और शायद सबसे गहरे कारण पर लाता है, राष्ट्रवादी गौरव। ये एक मनोवैज्ञानिक फैक्टर है। हाँ, और शायद सबसे शक्तिशाली। अंग्रेज उस समय एक आत्मविश्वास से भरी हुई कौम थे। वे औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहे थे, आर्थिक रूप से तरक्की कर रहे थे, और उनमें अपने देश और अपनी संस्कृति को लेकर एक जबरदस्त गौरव था। उन्हें लगता था कि वे नए रोमन हैं। हाँ, और दुनिया की पिछड़ी जातियों को सभ्य बनाना उनका कर्तव्य है, जिसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा गया। इस सोच ने उन्हें एक उद्देश्य दिया और एकजुट रखा। और इसके विपरीत भारत में उस समय स्थिति क्या थी? स्रोत के अनुसार भारतीय समाज उस समय जाति, धर्म और क्षेत्र में बुरी तरह बटा हुआ था। उसमें एक एकीकृत राजनीतिक राष्ट्रवाद या भारत की एक साझा अवधारणा की कमी थी। हाँ, लोगों की पहचान और वफादारी अपने स्थानीय राजा, अपनी जाति या अपने धर्म से जुड़ी थी, ना कि एक राष्ट्र से। कोई ये सोचकर नहीं लड़ रहा था कि उसे भारत को बचाना है। सब अपनी छोटी रियासत बचाने में लगे थे। स्रोत में एक और दिलचस्प बात कही गई है कि भारतीयों में भौतिकवादी दृष्टिकोण की कमी ने भी ब्रिटिश सफलता में योगदान दिया है। ये बात थोड़ी उलझाने वाली है। क्या इसका मतलब है कि भारतीय लोग महत्वाकांक्षी नहीं थे या कुछ और? ये एक जटिल और विवादास्पद बिंदु है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग अमीर नहीं बनना चाहते थे, बल्कि ये उस समय के सामाजिक मूल्यों की तरफ इशारा करता है। अच्छा। जहां अंग्रेजों के लिए भौतिक लाभ, व्यापारिक मुनाफा और जमीनी सत्ता हासिल करना ही सबसे बड़ा लक्ष्य था, वहीं भारतीय समाज में शायद मोक्ष, धर्म और परलोक जैसे मूल्यों को ज्यादा महत्व दिया जाता था। तो इस अलग विश्व दृष्टिकोण ने
हाँ, इस अलग विश्व दृष्टिकोण ने शायद उन्हें एकजुट होकर एक पूरी तरह से भौतिकवादी और संगठित शक्ति का मुकाबला करने से रोका। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? भारत पर ब्रिटिश विजय न तो पूरी तरह से एक हादसा थी और न ही किसी एक भव्य साजिश का नतीजा। यह एक धीमी प्रक्रिया थी जो व्यापार की रक्षा जैसे छोटे इरादे से शुरू होकर पूरे साम्राज्य की महत्वाकांक्षा तक पहुंची। तो असल में ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई थी ही नहीं, यह एक सिस्टम की लड़ाई थी। एक संगठित, नियमित वेतन वाली, योग्यता पर आधारित व्यवस्था ने एक प्रतिभाशाली लेकिन बिखरी हुई व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित व्यवस्था को हरा दिया। अंग्रेजों की जीत उतनी उनकी बंदूकों में नहीं जितनी उनके बही खातों और नियमों में छिपी थी। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से सामने रखा है। ये सिर्फ बंदूकों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो अलग अलग व्यवस्थाओं और विश्व दृष्टिकोणों की भी टक्कर थी। ये दिखाता है कि कैसे संगठनात्मक और मनोवैज्ञानिक श्रेष्ठता सैन्य ताकत के साथ मिलकर इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल सकती है। और आज की इस चर्चा से एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न उठता है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि भारतीय शासक यूरोपीय सैन्य तकनीक के केवल नकलची बनकर रह गए। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। किसी भी संघर्ष या प्रतिस्पर्धा में, चाहे वो युद्ध हो, व्यापार हो या तकनीक, बिना नवाचार के केवल नकल करने की असली कीमत क्या होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे सोचने के लिए हम अपने श्रोताओं के पास छोड़ते हैं।